तो बेटा अब हम नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेंगे। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? जैसे कैमरे में हम लोग क्लिक करते हैं तो तुरंत जो सामने वस्तु होती है उसकी फ़ोटो आ जाती है। तो वैसे ही आप देखिए, जैसे पलक झपकती है और आपके सामने जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उसको आप आसानी से देख पाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानव नेत्र भी एक कैमरे की भांति है। अच्छा, अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। तो नेत्र गोलक मतलब नेत्र का जो गोला है, आकृति है, लगभग गोलाकार है बेटा, हमें देख के पता चल रहा है। उसका व्यास कितना है ये आप याद रखेंगे कि लगभग 2.3 सेमी या 23 मिलीमीटर। ठीक है। लेंस विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी जो नेत्र में लेंस उपस्थित है वो क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को थोड़ा कम या अधिक करता है, समायोजित करता है। ठीक है, जिससे दूर या पास रखी वस्तुओं को देखने में कोई भी असुविधा न हो। उसके बाद अगला पॉइंट, कॉर्निया प्रकाश का अपवर्तन करती है। अब जैसे हम कहते हैं कि नेत्र के अंदर जब प्रकाश किरणें आती हैं तो सबसे पहले किससे होकर आती हैं? सबसे बाहर वाला दरवाज़ा कौन सा था नेत्र का? कॉर्निया। ठीक है, उभारनुमा संरचना। तो सबसे पहले जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा बेटा तो कॉर्निया से प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। परावर्तन होता तो बाहर चली जाती। ठीक है, तो अपवर्तन होगा तभी तो प्रकाश किरणें अंदर आएंगी। और माध्यम भी बदल रहा है, बाहर वायु है और नेत्र के अंदर लेंस में क्या है? जल है। और मतलब जेल जैसी आकृति है या जेल जैसा पदार्थ भी उपस्थित है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? माध्यम बदल जा रहा है, बाहर वायु है, अंदर जल है। ठीक है, या जेल जैसा पदार्थ है। तो माध्यम के परिवर्तन के कारण ही प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, और प्रकाश किरणों का अपवर्तन सर्वप्रथम नेत्र के किस भाग से होगा? कॉर्निया से। ठीक है, यानी कॉर्निया से प्रकाश का अपवर्तन होगा और प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं। क्लियर? एक और छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा कि जो सभी मनुष्य हैं उनके नेत्रों का रंग एक नहीं होता, है ना। किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होती हैं, किसी की ग्रे या ब्लू भी होती हैं। ठीक है, लेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कृत्रिम रूप से लेंस लगाए जाते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से भी आप देखेंगे बेटा कि कई बार अलग अलग रंग की आँखें होती हैं। तो वो किस कारण से होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो जो परितारिका है, यानी जो उंगली नुमा संरचना थी, उसमें उपस्थित मेलेनिन की विभिन्न मात्रा के कारण ही मानव नेत्रों का रंग अलग अलग होता है। ठीक है, मेलेनिन की मात्रा होती है, उस मात्रा के कारण ही मानव नेत्रों का रंग अलग अलग होता है या हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का ब्लैक होता है पर कुछ का ब्राउन भी होता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में आप ग्रे या ब्लू ऐसे रंग भी देखते हैं। तो वो किसके कारण है? परितारिका में उपस्थित मेलेनिन की विभिन्न मात्राओं के कारण। ठीक है, अभी हम आते हैं कि नेत्र, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि नेत्र में जो लेंस है वो क्या कर रहा है? फोकस दूरियों को समायोजित कर रहा है। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित यानी कम ज़्यादा कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस अपनी फोकस दूरी को थोड़ा सा समायोजित करता है, और इसी क्षमता को क्या कहेंगे? लेंस की यानी नेत्र की समंजन क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे अकोमोडेशन पावर या पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बस इतना सा है कि लेंस जो है अपनी फोकस दूरी को समायोजित
कर लेती है या और लेंस की इसी क्षमता को हम क्या बोल रहे हैं? समंजन क्षमता। क्लियर है? अब हम ये जानेंगे कि ये कम ज़्यादा फोकस दूरियों का लेंस के द्वारा किस प्रकार होता है। ठीक है। अच्छा, तो यह समायोजन पक्षमाभी यानी जो सिलेरी पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा होता है। तो उंगली नुमा संरचना के ठीक पीछे ही दोनों ही तरफ ऊपर नीचे पक्षमाभी या सिलेरी पेशियाँ उपस्थित थी। ये पेशियाँ नेत्र लेंस की मोटाई को, ठीक है, मोटाई को इस प्रकार बदलती हैं जिससे कि प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित हो सके। जब रेटिना पर फोकसित होंगी उसी स्थिति में तो प्रतिबिंब बन पाएगा ना, और तभी हम उस प्रतिबिंब को देख पाएंगे, मतलब उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर ही फोकसित हो। ठीक, तो अब होगा क्या? जब कोई वस्तु बहुत दूर स्थित है, तो हमने मान लिया कि अनंत दूरी पर कोई पेड़ स्थित है। ठीक है, और जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? हमेशा समांतर होती हैं। हमने किरण आरेख बनाया है बहुत सारा, ठीक है ना, प्रकाश वाले पार्ट में। तो इतना तो हमें क्लियर है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार की होती हैं? समांतर। तो ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले कॉर्निया में आई, यहाँ से अपवर्तन हो गया। अब बाहर वायु है और अंदर जल है ना, मतलब जल ही नहीं है, जल जैसा पदार्थ है। तो होगा क्या कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणें जा रही हैं बेटा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, है ना। और इसी कारण से यहाँ पर भी यही होगा कि प्रकाश किरणें झुक जा रही हैं और जाकर रेटिना पर मिल जा रही हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जो सिलेरी यानी पक्षमाभी पेशियाँ हैं वो शिथिल हैं, रिलैक्स्ड है। रिलैक्स होने का मतलब है जब ये रिलैक्स होंगी, ठीक है, अपनी वास्तविक स्थिति में होंगी ये पेशियाँ, तो ये जो लेंस होता है वो पतला होता है। ठीक है, जैसा हमने अपने नेत्र वाले चित्र में भी बनाया था। और जब भी नेत्र लेंस पतला होगा तो उस स्थिति में फोकस दूरी अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ लेंस पतला है, फोकस दूरी अधिक है और हम दूर रखी वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु दूर स्थित है तो सिलेरी पेशियाँ शिथिल हैं यानी रिलैक्स हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस स्थिति में लेंस पतला है यानी इसकी फोकस दूरी अधिक है और हम आसानी से दूर रखी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, यानी जब वस्तु दूर है तो फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए लेंस की। ठीक है, और जब लेंस पतला होगा तब उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। क्लियर? अब जब इसकी विपरीत स्थिति हो, यानी जब वस्तु आँख के या नेत्र के निकट स्थित हो, तब क्या होगा? देखते हैं बेटा। अब इस स्थिति में आप देखिए, मान लीजिए नेत्र के निकट एक पुस्तक स्थित है, तो यहाँ से जब निकट स्थित है प्रकाश किरणें तो समांतर तो नहीं जाएंगी बेटा, इस प्रकार से जाएंगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश किरणें जा रही हैं और ये समांतर नहीं है क्योंकि वस्तु नेत्र के निकट है। और यहाँ से आप देखिए प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन होने के पश्चात देखिए ये प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे मिल रही हैं, है ना। और रेटिना के अगर पीछे मिलेंगी तो उस स्थिति में हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए नेत्र क्या करेगा कि नेत्र में उपस्थित यहाँ पे जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं, आप देख पा रहे हैं, ये जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं बेटा, ये क्या करेंगी, ये सिकुड़ जाएंगी। अब सिकुड़ने का क्या मतलब है, अब वो आप समझिए। ये पेशियाँ इस प्रकार से हैं, ठीक है, ये यहाँ पे, और सिकुड़ने का मतलब है कि ये ऐसे सिकुड़ रही हैं। ठीक है, ऐसे थी और ये ऐसे थोड़ी सी पतली हो जाएंगी। यहाँ पे आप दोनों चित्र में तुलना करेंगे तो आप देख पाएंगे। और जब कोई चीज़
पतली हो रही है तो वो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है, हम उसको ऐसे दबाएंगे तो वो बाहर की ओर निकल जाएगी ना। तो यहाँ पे ये दोनों पेशियाँ क्या हो रही हैं, ये सिकुड़ जा रही हैं यहाँ पे, और सिकुड़ेंगी तो उस स्थिति में ये थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। और लंबी होने का मतलब है ये लेंस को दबाएंगी, और लेंस जो यहाँ पतला है वो क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया। आप अंदर देख पा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ कि यहाँ पे जो सिलेरी पेशियाँ हैं, सिलेरी मसल्स हैं बेटा, वो क्या करेंगी, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगी मतलब बाहर की ओर आ जाएंगी ना। ठीक है, लंबी हो जाएंगी, और उस स्थिति में ये जो लेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और जैसे ही लेंस मोटा होगा फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, और फोकस दूरी कम होगी तो ये प्रतिबिंब यानी ये प्रकाश किरणें जो रेटिना के पीछे मिल रही थी, ये रेटिना पर आकर मिलने लगेंगी, और हम उस वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। ठीक, तो आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई वस्तु बहुत दूर स्थित है तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, और अगर कोई वस्तु नेत्र के निकट स्थित है तो लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तभी प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित होंगी, यानी रेटिना पर मिलेंगी, और रेटिना पर मिलने के बाद ही क्या होगा कि सिग्नल उत्पन्न होंगे, और दृक तंत्रिकाएं इन सिग्नल को मस्तिष्क तक ले जाएंगी, और हम उस वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जब कोई वस्तु दूर स्थित हो या निकट स्थित हो तो लेंस अपनी फोकस दूरी को किस प्रकार घटाती बढ़ाती है ताकि हम उस वस्तु को सुविधा से देख पाएँ। ठीक, और मस्तिष्क का काम क्या है कि जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी व्याख्या करना, उसको प्रोसेस करना, जिससे हम उस वस्तु को सीधा देख पाएँ, यानी वास्तव में वो जैसा है वैसा ही उसको देख पाएँ। क्लियर है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है बेटा कि ये जितना चाहे यानी ये लेंस जितना चाहे उतना अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सके। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना, कुछ सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत ही ये लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकती है। तो उसी के आधार पर बना है निकट बिंदु और दूर बिंदु। ठीक है, तो निकट बिंदु को न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी भी कहते हैं। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये मानव के लिए है और किसी जीव के लिए हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम या अल्पतम दूरी कहलाती है। तो देखिए, इसका 3 नाम है बेटा। चाहे आपसे निकट बिंदु पूछे, चाहे न्यूनतम दूरी पूछे, चाहे अल्पतम दूरी पूछे, एक ही मतलब है। ठीक है, और इसे मानव नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। इसका अर्थ बस इतना सा है कि यदि आपके नेत्र से कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो आप उस वस्तु को आसानी से नेत्र पर बिना किसी तनाव के देख सकेंगे। ठीक है, और अगर आप उससे और निकट उस वस्तु को लाएंगे तो आपके नेत्रों पर थोड़ा तनाव पड़ेगा, और एकदम अगर आप पास कर लें, यानी अगर आपके पास जो कॉपी हो एकदम आंखों के बगल में ले जाइए तो क्या आप उसको पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। और थोड़ा थोड़ा दूर करते जाएंगे तो हल्का हल्का पढ़ पाएंगे, पर आपकी आंखों पे तनाव पड़ेगा। पर जब आप 25 सेमी की दूरी पर उस वस्तु को ले आएंगे तो आप बिना किसी तनाव को उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, और जैसे निकट बिंदु है तो इसका ठीक विपरीत दूर बिंदु भी होगा। तो वह अधिकतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट तौर पर देख सके, यानी बिना किसी तनाव के देख सके। और मानव नेत्र के लिए जो कि स्वस्थ नेत्र है, यानी जिस पर चश्मा नहीं लगा है, उसके लिए यह दूरी कितनी है, अनंत है। ठीक है, अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को हम देख सकते हैं। जैसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित पहाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको हम आसानी से देख पाते हैं ना। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा बेटा, एक एक नंबर के प्रश्न में अक्सर करके पूछता है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है। तो निकट बिंदु 25 सेमी है
यानी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु है अनंत। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। आज हमने ये समझा कि नेत्र में प्रतिबिंब किसी वस्तु का किस प्रकार बनता है, समंजन क्षमता क्या है, नेत्र के दूर अगर वस्तु स्थित है, निकट स्थित है, तो लेंस किस प्रकार से फोकस दूरी को कम ज़्यादा करता है ताकि हम बिना किसी असुविधा के उस वस्तु को देख पाएँ। साथ ही नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है। तो अगले लेक्चर वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।